नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे दौर में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े पर घमासान छिड़ गया है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी पर चुनाव आयोग से कई सवाल किए। तो लोकतंत्र को बहुत खतरा है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में चर्चा हो रही है कि क्या हमारी इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम कर रही है या नहीं। और आपको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ईसीआई पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, वो सही भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं, और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसपे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है चाहे वो हो। तो कोई भी ऐसी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है जिसके बारे में नागरिक सोचता है कि कहीं सही तरीके से लोकतंत्र के आधार पे हमारा देश आगे नहीं चल रहा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C होता है, और वो फॉर्म जब चुनाव हो रहा होता है, देखो हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1800 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 1800 पोलिंग स्टेशन का मतलब 1800 पोलिंग एजेंट होते हैं, और 1800 पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म सी होता है। और फॉर्म सी को भरा जाता है। उस फॉर्म सी में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें है कि पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, उस फॉर्म सी में लिखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन क्या है, मतलब कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका बैलेट यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 17C में होता है। और कौन सा प्रिंटर यूज हुआ है वो भी आइडेंटिफाइड रहता है। फिर जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने मतदान दिया, कितने हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में और कितनों ने दिया, ये उसमें शामिल होता है। कैंडिडेट का नाम शामिल होता है, कितने वोट कास्ट हुए वो शामिल होता है। और जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म वो भर के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। मतलब कि उसी वक्त जब पोलिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के पास वो फॉर्म होता है 17C, जिसमें ये लिखित है कि कितने वोट हुए, कितने वोट पोल हुए, कितने इलेक्टर थे, कितने मतदाता थे और कितने पोल हुए।
ठीक है। सो वो जो फॉर्म है वो पोलिंग एजेंट के पास है। अब 1800 पोलिंग एजेंट हैं, तो हर पोलिंग एजेंट इसका महत्व नहीं जानता। कुछ फॉर्म घुमा देते हैं, कुछ पार्टी को देते ही नहीं, तो पार्टी को पता नहीं रहता कि किस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट हुए, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्म में सब कुछ शामिल है। कंट्रोल यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैलेटिंग यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रिंटर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब इसमें शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि 17C फॉर्म इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे तुरंत क्यों नहीं देती? क्योंकि ये जो वहां अधिकारी बैठा है जो 17C फॉर्म फिल करता है, कंप्लीट करता है, अपने सिग्नेचर देता है, तो वो फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तुरंत। तो अगर फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास जाता है उसी टाइम जब पोलिंग खत्म हो जाती है, तो अगले दिन ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्यों नहीं आता? अब अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाए तो तुरंत सब देश के निवासियों को पता चल जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट पड़े, पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन कहती है कि ये पोलिंग फॉर्म जो ये 17C है, हम तो आपके पोलिंग एजेंट को देते हैं। तो पोलिंग एजेंट 1800 एजेंट हर कंस्टिट्यूएंसी में, कोई नहीं देता फॉर्म, कोई देता है। तो ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप तुरंत उसको क्यों नहीं आप वेबसाइट को अपलोड करते? तो ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे देश में। जो रिजल्ट है फॉर्म 20 का, वो तो अपलोड हो जाता है। फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। जब काउंटिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। फॉर्म 17C के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है फॉर्म 17C का जो मैंने आपको बताया, दूसरा पार्ट है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। तो दूसरे पार्ट में ये शामिल हो जाए कि रिजल्ट क्या है, वो अपलोड हो जाता है। लेकिन ये 17C अपलोड नहीं होता। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपलोड करती? उसमें क्या होगा कि जैसे ही अपलोड करेगी, पार्टी को पता चल जाएगा एक काउंटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बैलेटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जब काउंटिंग होगी तो नंबर तो पार्टी के पास होगा ना, तो नंबर मैच हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह बताना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पहले ही बता देना चाहिए। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। और साथ में आपको यह भी बताऊं कि, और ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस हैं सितंबर 20 2021 की और 16 दिसंबर 2021 की, जिसमें लिखा है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट रहता है ना, उसमें एक पिंक पेपर स्लिप से वो सील हो जाता है। और जो बैलेटिंग यूनिट है वो भी एक पिंक पेपर स्लिप सील से सील हो जाता है। और जो हमारा रिजल्ट ऑफ सेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स है वो ग्रीन पेपर से, तो रिजल्ट ग्रीन पेपर सील से होता है। तो सील लगाई जाती है, 17C फॉर्म दिया जाता है, वो अपलोड नहीं होता, 11 दिन बीत जाते हैं और फिर कहते हैं कि वोटिंग बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गई। ये नहीं बताते कितने वोटर ने वोट किया, कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये नहीं बताते। तो जब ये संदेह पैदा होंगे तो निश्चित रूप से विश्वास उठेगा। पहले चरण में 11 दिन के बाद, दूसरे चरण में 4 दिन के बाद। और अचंभे की बात यह है कि तमिलनाडु में उन्होंने पहले कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 72.3 कुछ थी और वो गिर गई। जब रिजल्ट हुआ तो कहा कि 69.4% रह गई। तो ये कैसे हुआ? तो जब ऐसी बातें लोकतंत्र में होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वास तो उठेगा। जब प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं जाता अपने विवादित बयानों का और नोटिस नड्डा साहब के जाता है तो विश्वास उठेगा। जब नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाता लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है तो विश्वास उठेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्वास उठेगा।
जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पासपोर्ट उनका कैंसिल नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। जब ईडी इस तरीके से मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बारामूला लोकसभा सीट अपना नामांकन दाखिल किया। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि 10 साल बाद आज उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। यहाँ तक कि 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई और इससे पहले भी वो बात करते हैं मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करते हैं खाने की बात पे भी, और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कब तक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को मौका देंगे कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी कर दी जाए। साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मारकर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा।
इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आनंद में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक चाय वाले ने दुनिया में देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 पर पहुंचा दिया। आज स्थिति यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बाद भी कांग्रेस सरकार करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। साल में कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया। जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए ली गई वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई है जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञों का पैनल गठित कर इसके साइड इफेक्ट की जांच कराने की मांग की गई। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर कांकेर सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे 10 नक्सल। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान अबूझमाड़ में नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकले। 30 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे जंगल में संयुक्त सुरक्षा दल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 मई को सुरक्षा बलों ने इलाके में नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया। मुठभेड़ स्थल में AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विष्णुदेव साय के सीएम पद की शपथ लेने के बाद से केवल 4 महीनों में 95 नक्सली मारे गए हैं। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंकेंगे। बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने की भारत की रणनीति के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2022 से 23 के पहले 11 महीनों के दौरान देश के तेल आयात में बिल में लगभग 7.9 अरब डॉलर की बचत हुई है। इससे देश को चालू खाता घाटा कम करने में भी मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए दृढ़ है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश के बाद एक राजमार्ग का एक हिस्सा ढह जाने के कारण कई कारें ढलान से लुढ़कते हुए नीचे आ गई और कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। प्राधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। मिझोउ शहर प्रशासन ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 2 बजे राजमार्ग का 17.9 मीटर लंबा हिस्सा ढह गया, जिससे 23 वाहन एक गड्ढे में गिर गए। एक सरकारी बयान के अनुसार हादसे में 30 लोग घायल हुए। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कर न चुकाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत 5 लाख से अधिक
कर बकायेदारों का सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को सिम ब्लॉक करने और 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि 24 लाख संभावित करदाताओं की पहचान की गई है जो टैक्स रोल में मौजूद नहीं थे। बाद में इन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए। भारत में मौसम के कई रूप नजर आ रहे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के हालात बने हुए हैं तो वहीं मैदानी इलाके लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 मई को महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, रायलसीमा, तेलंगाना और ओडिशा के अधिकतर हिस्सों में हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।